हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए.के. तिवारी बुक चैप्टर 2 का 7 चैप्टर का हाफ पार्ट हमने जो कंप्लीट कर लिया था, उसका हाफ पार्ट बचा था, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। जिसमें कल हमने पढ़ा था सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। इसके बारे में हम पहले की वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर चैनल पर मेरे देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारण, कॉजेस के बारे में और सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। तो संक्षिप्त में पहले हम जान लेते हैं पहले सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है। समाज की संरचना, मूल्य और व्यवहार में धीरे धीरे या अचानक होने वाला बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यह बदलाव हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में भी आए, तकनीक के क्षेत्र में, विचारधारा क्रांतिकारी और आधुनिकता से भी आता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जाति व्यवस्था का ढीला होना। पहले जाति व्यवस्था बहुत रिजिड थी, मतलब कठोर थी। अब धीरे धीरे देखिए जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है। लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, किसी के जाति भाव नहीं रहता, मतलब मानते नहीं है। किसी घर में लोग खाना पीना खा लेते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ बैठते उठते हैं, और महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। ये सब क्या है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारणों के बारे में। किसी भी परिवर्तन के कुछ न कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं। अगर हम किसी परिवर्तन के कारक को जान पाते हैं तो उससे संबंधित परिणामों के बारे में सचेत हो जाते हैं। लुक्रेटियस का कहना है कि वह व्यक्ति ज्यादा सुखी है जो किसी परिवर्तन के कारण को जान लेता है। सामाजिक परिवर्तन के अनगिनत कारक हैं, पर विभिन्न कारकों की महत्ता देश और काल से प्रभावित होती है। जिन कारणों से आज सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें से बहुत कारक प्राचीन काल में मौजूद नहीं थे। परिवर्तन के जिन कारकों की महत्ता प्राचीन मध्यकाल में रही है, आज उनकी महत्ता उतनी नहीं रह गई है। समय के साथ साथ परिवर्तन का स्वरूप और कारक दोनों बदलते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी माना है। जैसे मार्क्स ने आर्थिक संरचना को, कॉम्टे ने बौद्धिक विकास को, स्पेंसर ने विभेदीकरण की स्वाभाविक प्रक्रिया को, और वेबर ने धर्म को, सोरोकिन ने संस्कृति को, और आगबन ने सांस्कृतिक पिछड़ापन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, मतलब नेचुरल या ज्योग्राफिकल फैक्टर। अनेक बार प्रकृति समाज को परिवर्तन की प्रेरणा देती है। उदाहरण स्वरूप जब भूकंप आता है या बाढ़ आती है अथवा अनावृष्टि होती है, तब बहुत से परिवार उजड़ जाते हैं और इन संबंधों का पता नहीं चलता है। इनके संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन प्राकृतिक कारक समाज में केवल सहगामी परिकारकों के महत्व को नहीं परिवर्तन लाते हैं, अपितु असहगामी कारकों के द्वारा भी परिवर्तन लाते हैं। प्राकृतिक कारकों के महत्व को स्वीकार करते हुए हंटिंगटन ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन होने से सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन होते हैं। हंटिंगटन का कहना है कि सिर्फ भौगोलिक कारक ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसलिए हंटिंगटन के विचार में भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो हंटिंगटन ने दिया है। सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। जूलियन हक्सल ने जलवायु और भूमि का संबंध सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा है। जनसंख्यात्मक कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जनसंख्या का सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान है। इस विषय में सर्वप्रथम टी.आर. माल्थस, जिनकी पुस्तक आई थी 1798 में, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में किया है। माल्थस का कहना है कि किसी देश की जनसंख्या ज्यामितीय दर से 1, 2, 4, 8, 16, 32, जबकि खाद्यान्न उत्पादन अंग बढ़ती है, मतलब जियोमेट्रिकल दर से 1, 2, 3, 4 से बढ़ती है। इससे किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। जनसंख्या के असंतुलित होने से समाज में भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्याएं अधिक हो जाती हैं। वर्तमान समय में भारत में जनसंख्या विस्फोट का
मुख्य कारण मृत्यु दर में अधिकाधिक कमी है। वैसे तो जनानकी डेमोग्राफी एक पृथक विज्ञान है, लेकिन इसके द्वारा समाज प्रभावित होता है, इसलिए इसका भी अध्ययन समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता है। जब किसी भी समाज में जनसंख्या अधिक होती है तो संघर्ष बढ़ता है। इसके विपरीत जनसंख्या दर घट जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप देश की जनसंख्या घटती चली जाती है, जिससे समाज में कार्यशील व्यक्तियों की कमी हो जाती है और उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाता है। उससे उस समाज की आर्थिक दशा गिरती जाती है। फलस्वरूप परिवर्तन छोटे होते चले जाते हैं, जिसका अंतिम परिणाम सामाजिक व पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन के रूप में होता है। हर समाज में जनसंख्या कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, कभी एक समान नहीं रहती है। जनसंख्या की वृद्धि हमारे समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। जैसे हमारे देश भारत में जनसंख्या की वृद्धि समाज की गरीबी का कारण है, अतः यहाँ जनसंख्या वृद्धि रोकने की चिंता, जबकि दूसरे देश में जनसंख्या की कमी से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे रूस और जर्मनी में, यहाँ गर्भपात कानूनी अपराध माना जाता है। जनसंख्या का एक प्रभाव नगरीकरण पर भी पड़ता है, जिस पर नगर में जितनी आबादी रहती है, वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था उतनी ही अधिक प्रभावित होती है। इस प्रकार बड़े-बड़े शहरों के निर्माण में जनसंख्या ही प्रधान कारक है। तीसरा है प्रौद्योगिकी कारण, जिसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं। वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। प्रौद्योगिकी के कारण नए उद्योग खुलते हैं, जिससे नगरीकरण होता है। प्रौद्योगिकी ने हमारे समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। प्रौद्योगिकी एक ऐसा व्यवस्थित ज्ञान होता है जिसके द्वारा यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग संभव हो पाया है, जैसे टाइपराइटर प्रौद्योगिकी नहीं है, बल्कि टाइप करने की कला को प्रौद्योगिकी कहा जा सकता है। मार्क्स के अनुसार प्रौद्योगिकी मनुष्य की प्रकृति के साथ व्यवहार करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन का पालन करता है, जिसके द्वारा वह अपने सामाजिक संबंधों के प्रकारों, उससे उत्पन्न सामाजिक धारणाओं को व्यक्त करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी हमारे सामाजिक ढांचे या संरचना में बहुत ही शीघ्र परिवर्तन लाती है। इसके कारण समाज गतिशील होता है और कुछ ही वर्षों में संपूर्ण संरचना में परिवर्तन ला देता है। इसका प्रभाव समाज की हर दिशा पर पड़ता है। समाज के संस्था, विचार, रूढ़ि, जनरीति, सामाजिक संबंधों पर सीधा प्रभाव प्रौद्योगिकी का पड़ता है। थर्स्टन वेबडन ने अपने परिवर्तन संबंधी विचार में मनुष्य को अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित माना। मनुष्य की आदतें तथा मनोवृत्तियां भौतिक पर्यावरण, विशेषकर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आदतें, मनोवृत्तियां उस कार्य तथा प्रविधि का प्रत्यक्ष फल है जिसके द्वारा वह अपनी जीविका कमाता है। मनुष्य जिस प्रकार का कार्य करता है, वही उसके जीवन के स्वरूप को निश्चित करता है और उसी के अनुसार उसकी आदतें बनती है। वेबलन के अनुसार सिर्फ प्रौद्योगिकी ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसलिए वेबलन को प्रौद्योगिकी निर्धारण वर्ग का समर्थक माना जाता है। वेबलन का कहना है कि मनुष्य वही है जो कुछ करता है, जैसा वह कार्य करता है वैसा ही अनुभव और विचार भी करता है। देन चौथा कारक है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। मार्क्स का कहना है कि समाज में सिर्फ आर्थिक कारकों के द्वारा समाज में परिवर्तन सिर्फ आर्थिक कारकों के द्वारा होता है। उनका कहना है कि आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग बनते रहे हैं, जैसे कि वर्तमान वर्ग में हमारे सामने दो वर्ग हैं। पहला पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग तथा दूसरा मजदूर वर्ग, सर्वहारा। मार्क्स का कहना है कि इन दोनों वर्गों के निर्धारण का आधार सिर्फ आर्थिक है। इन दोनों वर्गों में संघर्ष के फलस्वरूप ही समाज में परिवर्तन होता है। इसलिए मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचार को आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है। सांस्कृतिक कारक, जिसे हम बोलते हैं कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं।
हमारे आदर्श, विश्वास, धर्म, प्रथाएं, संस्थाएं, रूढ़ियाँ आदि हमारे सांस्कृतिक जीवन की प्रतिबिंब है। संस्कृति ही जनसंख्या, तकनीकी व उद्योग धंधों के प्रसार की दिशा निर्धारित करती है। ऑकबर्न के अनुसार भौतिक व अभौतिक दोनों संस्कृतियों में परिवर्तन आने से सामाजिक परिवर्तन आता है, जिसे वह सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग कहते हैं। भौतिक संस्कृति हमारी आदतों में परिवर्तन लाती है व अभौतिक संस्कृति व्यवहारों में। आदतें व व्यवहार दोनों सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त धर्म सामाजिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित करता है। वैचारिक कारक, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, विचार एवं विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी समस्या के हल के लिए समाजशास्त्री नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स ने यह विचार दिया है कि सांस्कृतिक पिरामिड के मूल में आर्थिक कारक ही हैं तथा सामाजिक व राजनीतिक संगठन, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, धर्म सभी ऊपरी संरचनाएं इस पिरामिड की मूल संरचना पर ही निर्भर हैं। मैक्स वेबर ने भी आर्थिक कारकों को स्वीकार किया, किंतु उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म को अधिक महत्व देते हैं। मार्क्स व वेबर के विचार परस्पर विरोधी हैं। मार्क्स के विचार से ही प्रभावित होकर आज विश्व दो खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ पूंजीवादी राष्ट्र तो दूसरी तरफ समाजवादी राष्ट्र। वैचारिक परिवर्तन प्रथाओं, रीति रिवाजों, संस्थाओं एवं कानून में भी परिवर्तन लाता है। एक विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल के स्थान पर जब दूसरी विचारधारा को मानने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है, तो समाज में कई नए परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सभ्यता की प्रगति के साथ ही सामाजिक परिवर्तन में मनोवैज्ञानिक कारकों का महत्व बढ़ता जा रहा है। परिवर्तन मनुष्य की प्रकृति में निहित है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की प्रकृति को निराशा की मूल प्रकृति कहकर पुकारा है। उनका कहना है कि मनुष्य उसी प्रवृत्ति के कारण नई नई खोज करता है और सामाजिक परिवर्तन का प्रोत्साहन मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार मनोवैज्ञानिक कारक है। राजनीतिक या सैनिक कारक, पॉलिटिकल और मिलिट्री फैक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राणीशास्त्रीय कारक। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, प्राणीशास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निश्चित करते हैं, अर्थात व्यक्तियों का क्या स्वास्थ्य स्तर होगा यह प्राणीशास्त्रीय कारकों द्वारा निश्चित होगा। जैविक कारकों के कारण जिस देश में औसत आयु कम हो जाती है, वहां विधवा विवाह के रूप में सामाजिक परिवर्तन होने की संभावना रहती है। समाज में स्त्री की उपस्थिति व बच्चों में समाजीकरण प्रभावित होता है। भौगोलिक निर्धारणवादी को सिद्धांत दिया था हंटिंगटन ने। आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत मार्क्स का है और सांस्कृतिक निर्धारणवादी सिद्धांत ऑकबर्न और सोरोकिन का है। जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी सिद्धांत माल्थस का है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी सिद्धांत वेबलन का है और वैचारिक निर्धारणवादी सिद्धांत मैक्स वेबर का है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी उपरोक्त सभी कारक जिम्मेदार है, न कोई एक विशेष कारक। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य है। यह क्यों और कैसे होता है, यह समाजशास्त्रियों के चिंतन का एक प्रमुख विषय वस्तु रहा है। ज्ञातव्य है कि समाजशास्त्र का उद्भव भी सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या के लिए ही हुआ है। अधिकांश पश्चिमी समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन के अनेक सिद्धांत विकसित हुए हैं। समाजशास्त्रीय प्रकृति के अनुसार इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उद्विकासीय सिद्धांत, मतलब रेखीय सिद्धांत, एवोल्यूशनरी थ्योरी। दूसरा है चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरी। तीसरा है संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब हम एक एक करके इन सारे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशनरी थ्योरी, उद्विकासीय सिद्धांत। ऑगस्ट कॉम्ट का विचार है। कॉम्ट, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है,
का समाजशास्त्रीय योगदान उद्विकास की सिद्धांत की पुष्टि करता है। कांट का विचार था कि मानव का बौद्धिक विकास 3 चरणों से गुजरता है। जैसे जैसे मानव समाज एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश होता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। कांट के अनुसार 3 चरण निम्नलिखित हैं। पहला है धर्मशास्त्रीय चरण, जिसे हम बोलते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, ये पहला है। दूसरा है तात्विक चरण, जिसे हम बोलते हैं मेटाफिजिकल स्टेज, ये दूसरा चरण है। तृतीय है प्रत्यक्षवादी चरण, जिसे बोलते हैं पॉजिटिविस्टिक स्टेज, ये तीसरा चरण है। धर्मशास्त्रीय स्तर मानव के चिंतन का यह वह स्तर है जिसमें वह प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ मानता था। कांट ने इस स्तर की भी 3 स्तरों की चर्चा की है। वस्तु पूजा इस स्तर में इंसान ने प्रत्येक वस्तु में जीवन की कल्पना की, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। बहुदेववाद इस स्तर में विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनका संबंध विभिन्न प्रकार की संबद्ध घटनाओं से माना गया। एकेश्वरवाद यह धर्मशास्त्रीय स्तर का अंतिम चरण है। इस चरण में लोग बहुत देवी देवताओं में विश्वास न कर एक ही ईश्वर में विश्वास करने लगे हैं। दूसरा है तात्विक या अमूर्त स्तर। कांट ने इसे धर्मशास्त्रीय या वैज्ञानिक स्तर के बीच की स्थिति माना है। इस अवस्था में मनुष्य की तर्क क्षमता बढ़ गई है। इस स्तर में प्रत्येक घटना के पीछे अमूर्त एवं निराकार शक्ति का हाथ माना गया है। इस स्तर में सत्ता का आधार दैवीय अधिकार के सिद्धांत होते थे। सामाजिक संगठन के वैधानिक पहलू विकसित होने लगे। राजा की निरंकुश सत्ता की जगह धनिक तंत्र या कुबेर तंत्र की व्यवस्था चलने लगी। प्रत्यक्षवादी स्तर समाज एवं मानव मस्तिष्क के उद्विकास का यह अंतिम चरण है। इस स्तर में हर घटना का विश्लेषण, अवलोकन और निरीक्षण प्रयोग वैज्ञानिक तुलना के आधार पर होने लगता है। समाज में बौद्धिक, भौतिक तथा नैतिक शक्तियों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। इस स्तर में ही मानवता के धर्म एवं प्रजातंत्र का विकास होता है। वर्तमान मानव समाज इसी स्तर में है। इस प्रकार ऑगस्ट कॉम्ट ने उपर्युक्त 3 स्तरों के सिद्धांत लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को सामाजिक जीवन पर लागू कर समाज की उद्विकास प्रक्रिया को सहज ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः 3 स्तरों का नियम सामाजिक परिवर्तन की आरंभिक व्याख्या है, जिसमें विचार को एक मुख्य कारक माना गया है। एल.एच. मॉर्गन का विचार अमेरिकन मानवशास्त्री मॉर्गन ने सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की चर्चा की। उन्होंने अपनी पुस्तक एंशियंट सोसाइटी 1872 में उद्विकास के 3 मुख्य स्तरों का उल्लेख किया है। वे हैं जंगली स्तर, सेवेजरी स्टेज, बर्बर स्तर, बर्बारियन स्टेज, सभ्य स्तर, सिविलाइज्ड स्टेज। प्रथम 2 स्तरों को उन्होंने पुनः 3 उपस्तरों में विभाजित किया है: प्राचीनतम, मध्य एवं उच्च स्तर। जंगली स्तर सेवेज स्टेज यह समाज की सबसे आरंभिक अवस्था है। मानव अपने कार्य व व्यवहार में जंगली था। इस व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर में मनुष्य जंगलों में भटकता था। उसकी संस्कृति काफी सरल एवं अविकसित थी। फल, कंदमूल, कच्चा मांस आदि खाकर वह जीवित रहता था। वह गुफाओं व पेड़ों पर भी अस्थायी रूप से निवास करता था। यौन संबंधों में स्वच्छंदता थी। मध्य स्तर में मानव ने मछली पकड़ने और आग जलाने की कला सीख ली। अब वे कच्चे मांस को आग में भूनकर खाने लगा। सामूहिक जीवन की शुरुआत वस्तुतः इसी स्तर में हुई। मानव छोटे छोटे समूहों में रहने लगा। अंततः जंगली अवस्था में उच्च स्तर का विकास तीर धनुष के आविष्कार से हुआ। इसी स्तर से पारिवारिक जीवन की शुरुआत हुई। यद्यपि यौन संबंध के निश्चित नियम नहीं बने थे, घुमक्कड़ी जीवन में कुछ स्थिरता जरूर आ गई थी। बर्बर स्तर, जिसे बर्बेरियन स्टेज कहते हैं, समाज के उद्विकास का यह दूसरा महत्वपूर्ण स्तर था। बर्बर अवस्था के प्राचीन स्तर की शुरुआत मॉर्गन ने बर्तनों या उसके प्रयोगों की कला माना। इस स्तर में संपत्ति की धारणा का विकास हुआ। एक समूह दूसरे समूह पर स्त्रियों, बर्तनों, हथियारों आदि के लिए आक्रमण करते थे। मध्य स्तर में जानवर पालने
पौधे लगाने की कला विकसित हुई। घुमंतू जीवन में कुछ स्थायीपन आया। व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हुई। आर्थिक लेन-देन में वस्तु विनिमय की प्रथा चली। परिवार के लोगों के बीच यौन संबंध में कुछ निश्चित नियम विकसित हुए। उच्च स्तर की शुरुआत लोहे के बर्तन और औजार बनाने की कला से होती है। समाज में स्त्री पुरुष के भेद को आधार मानते हुए श्रम विभाजन लागू हुआ। इस स्तर में छोटे-छोटे गणराज्यों की स्थापना हो चुकी थी। स्त्रियों को भी संपत्ति माना जाता था। इस युग को धातु मतलब मध्य युग को किस नाम से जाना जाता था? धातु युग के नाम से जाना जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे सभ्य स्तर, जिसे बोलते हैं सिविलाइज्ड स्टेज। उद्विकास के क्रम का यह अंतिम विकसित स्तर है। सभ्य अवस्था की शुरुआत अक्षरों के लिखने पढ़ने की कला से मानी जाती है। इससे संस्कृति का हस्तांतरण संभव हुआ। परिवार में यौन संबंध के नियम नियंत्रण निश्चित हुए। वाणिज्य व्यापार नगरों के विकास आरंभ हुए। धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक संगठन बहुत ही व्यवस्थित हो गए। नगरों के विकास आरंभ हुए। धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक संगठन और भी विकसित हो गए। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण आर्थिक कार्यकलाप के मुख्य आधार बने। राजनीतिक संगठन का विकास हुआ। राज की अवधारणा का विकास हुआ। कानून का भी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए विकास हुआ। आधुनिक काल में विकास विज्ञान के विकास से औद्योगिकीकरण और नगरीकरण तेज हुई। इसके परिणाम स्वरूप जटिल समाज की रूपरेखा सामने आई। पूंजीवादी व्यवस्था पूर्ण विकसित रूप से सामने आई। समाज में प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों को स्वीकृति मिली। राज को एक कल्याणकारी संस्था माना गया। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भौतिकवादी दर्शन की छाप पड़ी। अब हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने भी सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की। आपके अनुसार समाज का एक स्तर दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष का मुख्य योगदान रहा है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स विथ एंजल्स मतलब इन दोनों ने मिलकर लिखी थी 1860 में स्वामित्व के विकास के संबंध में 4 सोपानों की चर्चा की। पहला है जनजातीय, दूसरा है पुरातन, तीसरा है सामंती और चौथा है पूंजीवादी ट्राइबल, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के 4 स्तरों की चर्चा की है। पहला एशियाई, एशियाटिक, पुरातन, एंशिएंट, सामंती, फ्यूडल एवं पूंजीवादी। जनजातीय, आदिम, एशियाई, पुरातन, एंशिएंट, सामंती, फ्यूडल, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट में क्रमबद्ध कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि मार्क्स के समाजों का यह क्रम बाल्टामोर द्वारा दिया जाता है। मार्क्स के अन्य रूप में समाज के 5 स्तरों की चर्चा की गई है। निष्कर्षतः इन्हें हम जनजातीय, आदिम, ट्राइबल और प्रिमिटिव, एसियाटिक कहते हैं। आदिम साम्यवाद प्रिमिटिव कम्युनिज्म मानव समाज के इतिहास का प्रथम चरण था। इस अवस्था में उत्पादन के साधनों पर समुदाय का नियंत्रण होता था। व्यक्ति संपत्ति की अवधारणा का अभाव था। इसलिए इस समाज में ना तो किसी तरह का शोषण था, ना ही कोई वर्ग। यह एक वर्ग विहीन समाज था। इसके बाद धीरे धीरे समाज एशियाटिक उत्पादन के साधनों के स्तर की ओर अग्रसर हुआ। दास मूलक समाज स्लेव सोसाइटी मार्क्स के अनुसार प्रथम बार मानव समाज के इतिहास में दास और मालिक जैसे 2 वर्गों का उदय हुआ। विकास के इसी स्तर में सामूहिक स्वामित्व की जगह व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हुआ। इसी युग से आर्थिक विकास तीव्र हुआ। व्यापार, नगरों का निर्माण, धातुओं का प्रयोग आदि इस स्तर से ही संभव हुआ। फ्यूडल सोसाइटी सामंती समाज इस समाज का आवागमन दास एवं मालिक के बीच परस्पर संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ। इस समाज में भी 2 वर्ग थे, सामंत और कृषिदास। सामंत उत्पादन के साधनों के स्वामी थे। कृषिदास सामंतों के अधीन कार्यों में हाथ बटाते थे। युद्ध की स्थिति में सामंत के सिपाही के रूप में लड़ते थे।
इस समाज में निजी संपत्ति की धारणा ज्यादा मजबूत हुई। सामंतों एवं कृषिदासों के बीच संघर्ष निरंतर चलते रहे। पूंजीवादी समाज, यह समाज सामंतों एवं कृषिदासों के बीच पारस्परिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। इस समाज में मुख्य दो वर्ग थे, पूंजीपति और श्रमिक सर्वहारा। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर मुख्य अधिकार पूंजीपतियों का होता था, जबकि उत्पादन कार्य में मेहनत और श्रमिकों की होती थी। पूंजीपति सदा श्रमिकों का शोषण करते थे। इससे दोनों वर्गों के बीच बड़ संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है। साम्यवादी समाज, कम्युनिज्म को उद्विकास का अंतिम चरण माना जाता है। उनके अनुसार इस समाज में बड़ संघर्ष की प्रक्रिया अंत संभव है, क्योंकि विकास के इस चरण में वर्ग विभाजन के साथ राज की भी समाप्ति हो जाएगी। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार, स्पेंसर ने जीवन और समाज के बीच समानता के आधार पर समाज के उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार पदार्थ अविनाशी एवं आधार होता है। गत्यात्मकता ही उद्विकास के मूल में है। समाज ब्रह्मांड की गत्यात्मकता के कारण ही सदा परिवर्तनशील है। प्रारंभ में समाज बहुत ही सरल था, परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण ये सदा परिवर्तनशील है। प्रारंभ में समाज बहुत ही सरल था, परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण ही विभेदीकरण भी बढ़ता गया। मुख्यतः उद्विकास में दो प्रक्रियाएं काम करती है, एक विखंडन की, दूसरी एकीकरण की। इकाइयों के आकार में विस्तार के साथ ही साथ उसकी संरचना में भी वृद्धि होती है। मूलतः स्पेंसर विकास की प्रक्रिया को एकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है। इस प्रक्रिया के दौरान समाज का सरल स्वरूप जटिलता को प्राप्त कर लेता है। स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से गुजरा है। पहला है आदिम प्रिमिटिव, दूसरा है सेवेज जंगली, तीसरा है औद्योगिक इंडस्ट्रियल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, स्पेंसर ने कितने भागों में बांटा है। इमानुएल दुर्खिम के विचार, इमानुएल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में समाजी परिवर्तन के उद्विकासीय परंपरा को स्पष्ट किया। उनके अनुसार समाज का परिवर्तन यांत्रिक एकता से स्वाभाविक एकता की ओर होता है। यांत्रिक एकता प्राचीन एवं सरल समाजों की विशेषता है। ऐसे समाज में व्यक्तियों की स्थिति, भूमिका, मूल्य, विश्वास, जीवन शैली, नैतिकता आदि में एकरूपता पाई जाती है। व्यक्तियों पर परंपरा, जनमत और धर्म का अत्यधिक प्रभाव पाया जाता है। कानून का स्वरूप दमनकारी रिप्रेसिव होता है। अपराध को सामूहिक भावना का आधार माना जाता है। दुर्खिम ने दूसरी ओर स्वाभाविक एकता का समाज वैसे समाज को कहा है जो विकास, जटिल और औद्योगिकीकृत और आधुनिक है। समाज में ऐसा परिवर्तन श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण में विस्तार के कारण होता है। इसमें व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र ना होकर आश्रित हो जाता है। कानून का स्वरूप दमनकारी ना होकर क्षतिपूर्ति वाला हो जाता है, अर्थात गलत काम करने पर लोगों को कानूनी तौर पर घाटे की भरपाई करनी होती है। यांत्रिक एकता का आधार सामूहिकता की भावना है, तो स्वाभाविक एकता का आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं भिन्नता है। यांत्रिक एकता समाज और व्यक्ति के बीच प्रत्यक्ष व सीधा संबंध स्थापित करती है, जबकि स्वाभाविक एकता समाज में अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है। अब महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, कॉन्ट ने धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक समाज के को 3 भागों में बांटा, और स्पेंसर ने युत्सु समाज और औद्योगिक समाज की बात की है। मार्क्स ने आदिम साम्यवाद, दासत्व और सामंत पूंजीवादी की बात की है। मॉर्गन ने जंगली, बर्बर और सभ्य की बात की है। पार्सन्स ने आदिम, प्राचीन, मध्यवर्ती, औद्योगिक की बात की है। वेबलर ने शांतिमय जंगली स्तर, निम्न बर्बर स्तर और उच्च बर्बर स्तर आर्थिक स्तर की बात की है। दुर्खिम ने यांत्रिक स्वाभाविक की बात की है। टॉनिन ने गैमिन सॉफ्ट और गैसन सॉफ्ट की बात की है। सन हेनरीमैन ने परिस्थिति संविदा की बात की है, और हॉवर्ड बेकर ने पवित्र धर्मनिरपेक्ष समाज की बात की है। अब हम पढ़ेंगे चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थकों के विचारों को देखने से लगता है कि ये विद्वान प्रकृति में सदा होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित है।
जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में बाल अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था की प्रक्रियाएं होती है, उसी प्रकार इनका कहना है कि समाज भी परिवर्तित होता है। मौसम के चक्र से भी यह प्रभावित होता है। इस प्रकार कहना है कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय अवधारणा है। इस सिद्धांत के समर्थकों में स्पेंगलर, सोरोकिन, टैनबी आदि महत्वपूर्ण है। ओसवाल्ड स्पेंगलर का विचार। स्पेंगलर ने अपनी चक्रीय सिद्धांत संबंधी विचार 1918 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में व्यक्त किया। स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया। कहा कि प्रत्येक का पतन एक निश्चित सीमा के बाद हो जाता है। उसका स्थान दूसरी सभ्यता व प्रगति कर प्राप्त कर लेती है। स्पेंगलर का कहना है कि पश्चिमी सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर गई है और इसलिए इसका पतन निश्चित है। इसका स्थान एशियाई देश ले लेंगे। स्पेंगलर की भविष्यवाणी उस समय सत्य प्रतीत होती हुई दिखने लगी जब जर्मनी का विभाजन हुआ। लेकिन यह कहा जा सकता है कि स्पेंगलर की भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य नहीं हुई, क्योंकि विश्व में अभी भी पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला है और एशियाई देश अभी भी विकास की दौड़ में पीछे है। अर्नोल्ड टैनबी का विचार है कि टैनबी एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री 10 वॉल्यूम में इसका उल्लेख किया। इन्होंने स्पेंगलर की तरह यह विचार व्यक्त किया कि हर सभ्यता की एक चक्रीय रीति से जन्म और मृत्यु होती है। उनका चक्रीय सिद्धांत चुनौती एवं प्रत्युत्तर के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चैलेंज पर आधारित है। किसी भी सभ्यता को चुनौती दो क्षेत्रों से मिलती है, एक भौगोलिक परिस्थिति और दूसरी सामाजिक परिस्थिति। प्रत्येक सभ्यता के आरंभ में लोगों को भौगोलिक परिस्थितियों के चलते प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ता है। इन चुनौतियों को झेलना कोई आसान काम नहीं होता। समाज और प्रकृति के बीच जो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, उसका सामना करने के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है। दूसरी चुनौती का स्वरूप सामाजिक होता है। इस चुनौती का स्रोत आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। टैनबी का आंतरिक स्रोत से तात्पर्य स्वदेशी सर्वहारा वर्ग से है, जो ज्यादा लंबे समय तक अपने ही समाज के सृजनशील अल्पसंख्यकों क्रिएटिव माइनॉरिटीज के इशारे पर काम नहीं करना चाहते। फलस्वरूप दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। बाह्य स्रोत के अंतर्गत उन्होंने बाहरी आक्रमणकारी बर्बर जाति के लोगों को रखा है, जिसे बाह्य सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता है। जब इस प्रकार की कलह और तत्व की स्थिति किसी सभ्यता के सामने उत्पन्न हो जाती है, तो वह पतन व बिखराव की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार टैनबी ने अपने सिद्धांत को चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत कहना उचित समझा। विल्फ्रेडो पेरेटो पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को विशिष्ट और सम्भ्रांत वर्ग का परिभ्रमण मतलब सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स कहा जाता है। इलीट शब्द का प्रयोग पेरेटो ने दो अर्थों में किया, विस्तृत और संकीर्ण। विस्तृत अर्थ में विशिष्ट वर्ग समाज के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में समाज में सबसे आगे है, उसे पेरेटो विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण स्वरूप लेखक, कलाकार, खिलाड़ी, प्रोफेसर, वकील, चोर, ठग इत्यादि। संकीर्ण अर्थ में विशिष्ट वर्ग का तात्पर्य मात्र शासी या शासक वर्ग से है। सामान्यतः सम्भ्रांत वर्ग को उन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला शासक सम्भ्रांत वर्ग, दूसरा गैर शासक सम्भ्रांत वर्ग। शासी सम्भ्रांत वर्ग में वे लोग आते हैं जो सरकार या प्रशासन में हैं। प्रशासन के बाहर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता या लोकप्रियता प्राप्त विशिष्ट लोग गैर शासी सम्भ्रांत वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ध्यातव्य है कि शासी सम्भ्रांत वर्ग रूलिंग इलिट्स की अवधारणा सर्वप्रथम जी मोस्का ने दी थी। रूलिंग इलिट्स की अवधारणा किसने दी थी? जी मोस्का ने दी थी। पेरेटो का कहना है कि इन दोनों वर्गों के बीच परिवर्तन ही सम्भ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में करते हैं। उनका कहना है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक निम्न वर्ग, दूसरा उच्च वर्ग और अभिजात वर्ग जिसे कहते हैं। ये दोनों वर्ग स्थिर नहीं है। निम्न वर्ग के लोग अपनी गुणों और कुशलता में वृद्धि करके उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं,
जबकि उच्च वर्ग के लोगों की कुशलता व योग्यता में धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, जिससे वे निम्न वर्ग की ओर बढ़ते हैं। पेरेटो अपने सिद्धांत को तीन क्षेत्रों में अभिव्यक्त करते हैं। पहला है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है आदर्शात्मक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में पेरेटो का कहना है कि दो वर्ग होते हैं, शेर और लोमड़ी। पेरेटो का कहना है कि व्यक्ति अपनी योग्यता एवं गुणों के द्वारा उच्च वर्ग में सम्मिलित होता है, जिसे वह शेर की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए वह लोमड़ियों जैसी धूर्तता को अपनाने लगता है। धूर्तता मतलब चालाकी को। इसी प्रकार जो निम्न श्रेणी में योग्य व कुशल लोग हैं, वे अपनी योग्यता व कुशलता के बदौलत उच्च श्रेणी में शामिल होते हैं। उच्च श्रेणी के आयोग निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार शेर और लोमड़ी के बीच परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। आर्थिक क्षेत्र में भी पेरेटो ने दो वर्गों की बात की है। पहला है सट्टेबाज स्पेक्युलेटर्स, दूसरा है निश्चित आय वर्ग वाले लोग, जिसे रेंटियर्स कहा जाता है। सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग वाले लोगों के बीच भी परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार पेरेटो ने आदर्शात्मक क्षेत्र में भी परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। पहला विश्वासवादी और दूसरा अविश्वासी। कभी कभी समाज में विश्वासवादियों का प्रभुत्व होता है, जबकि वे रूढ़िवादी हो जाते हैं तो उनका पतन हो जाता है और उनका स्थान दूसरे वर्ग के लोग मतलब अविश्वासी लोग ले लेते हैं। विश्वासी लोगों का जब वो होता है, पतन होता है, तो अविश्वासी लोग ले लेते हैं। देन सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत का वर्णन किया। सोरोकिन संस्कृति के तीन भागों में बांटते हैं। पहला है आदर्शात्मक संस्कृति, जिसे आइडियनेशनल कल्चर कहते हैं। दूसरा है भौतिक संस्कृति, सेंसेट कल्चर। तीसरा है आदर्शवादी संस्कृति, आइडियलिस्टिक कल्चर। आदर्शात्मक संस्कृति का संबंध आत्मा, मस्तिष्क, अध्यात्म, विचार या भावना आदि से है। इस अवस्था में भौतिक सत्य की जगह परम सत्य की बात की जाती है। इसमें भौतिकवादी विचारों की जगह अभौतिकवादी विचारों को अधिक स्वीकारा जाता है। इस संस्कृति में ज्ञान, कला, धर्म, साहित्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। अच्छे बुरे की पहचान आध्यात्मिक आधारों, जीवन के सभी क्षेत्रों में धार्मिक मूल्यों की प्रधानता देखने को मिलती है। इंद्रिय परक सेंसेट संस्कृति का संबंध अनुभव आश्रित सत्य से होता है। इस अवस्था में ज्ञान विभिन्न इंद्रियों के द्वारा होता है। मानव का ध्यान भौतिक, मूर्त और स्थूल वस्तुओं पर अधिक केंद्रित होता है। यह संस्कृति वैज्ञानिक विकास की ओर अग्रसर होती है। कला, साहित्य और दर्शन की प्रकृति प्रत्यक्षवादी होती है। आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ती है। समाज में प्रौद्योगिकी विकास की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस अवस्था में लोगों का जीवन दर्शन खाओ पियो और मजे करो वाला होता है। सोरोकिन के अनुसार पश्चिमी समाज इंद्रिय परक संस्कृति के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान भारतीय समाज भी इसी रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। आदर्शवादी संस्कृति में इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति दोनों के तत्व पाए जाते हैं। यह दोनों के बीच की स्थिति है। जब समाज में आदर्शात्मक संस्कृति इंद्रिय परक संस्कृति की और परिवर्तित होता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आदर्शवादी संस्कृति की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में भौतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। सोरोकिन का मानना है कि आदर्शात्मक संस्कृति और इंद्रिय परक संस्कृति व्यवस्था के दो ध्रुव हैं। सोरोकिन का कहना है कि कोई भी समाज इन दो सांस्कृतिक ध्रुवों के बीच परिवर्तन सरोकिन का कहना है कि कोई भी समाज इन दो सांस्कृतिक ध्रुवों के बीच परिवर्तित होता रहता है। इसलिए सोरोकिन ने इस स्थिति को सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन या ध्रुवीकरण का सिद्धांत कहा है। इसी तरह सोरोकिन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी सीमा पर पहुंच जाती है, तो गति उसे अपनी गति को उल्टी दिशा में मोड़ना पड़ता है। भले ही कोई व्यवस्था कितनी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, उसके विकसित होने की एक सीमा होती है। सोरोकिन का यह विचार सीमाओं के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिट्स के नाम से जाना जाता है।
सोरोकिन का कहना है कि एक सांस्कृतिक व्यवस्था से दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन निश्चित लेकिन अनियमित ढंग से होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन हमेशा एक ही दिशा में हो। सवाल यह पैदा होता है कि संस्कृति के क्या कारण हैं? उन्होंने परिवर्तन का कारण प्रकृति में क्रियाशील आंतरिक शक्ति इंटरनल फोर्स को माना है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो संस्कृति के अंदर ही क्रियाशील शक्तियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। स्टोकिन के इस विचार को अंतर्भूत परिवर्तन के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इमेनेंट इमेनेंट मतलब अंतर्भूत के नाम से जाना जाता है। संघर्ष का सिद्धांत कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स 1848 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि अभी तक का इतिहास बड़ संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, उनके बीच संघर्ष पाया जाता है। इन दोनों के संघर्षों से ही समाज में परिवर्तन होता है। वर्ग के निर्माण का आधार मार्क्स के अनुसार आर्थिक रहा है। मार्क्स ने बताया कि आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी होता है जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। मार्क्स ने संपूर्ण सामाजिक संरचना को दो भागों में विभाजित किया है। समाज के संपूर्ण ढांचे के ऊपरी भाग को उन्होंने अधिसंरचना और जबकि बुनियादी भाग मतलब निचले भाग को उन्होंने सब स्ट्रक्चर अधो स्ट्रक्चर कहा है। ऊपरी सिरे को क्या कहते हैं? अधिसंरचना कहते हैं और निचले वाले जो सिरा होता है उसको क्या कहते हैं? अधो। इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही संपूर्ण समाज की संरचना का निर्माण होता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना मनुष्य के सामाजिक जीवन या अस्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य के अस्तित्व की बुनियादी बात यह है कि उसकी उन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे जिनके कारण उसका जीवन चल रहा है। इन चीजों की पूर्ति आत्मा और परमात्मा नहीं करेंगे। इसके लिए तो स्वयं मनुष्य को ही परिश्रम करना होगा। परंतु केवल मनुष्य से ही काम नहीं चलेगा। अगर इन भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के साधन उपलब्ध ना हो, दूसरे शब्दों में इन भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के साधन उपलब्ध ना हो, दूसरे शब्दों में मानव मस्तिष्क के लिए आवश्यक भौतिक मूल्यों के उत्पादन के लिए उसे उत्पादन उपकरणों की आवश्यकता होगी। परंतु मनुष्य इस उत्पादन के उपकरणों से तब तक भौतिक मूल्यों का सृजन नहीं कर सकता जब तक उसे उत्पादन अनुभव व कम श्रम कौशल का ज्ञान ना हो। इस प्रकार मनुष्य उत्पादन के उपकरणों का प्रयोग अपने वर्तमान अनुभव और श्रम कौशल के आधार पर ही करके भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। ये तत्व सब एक साथ मिलकर समाज विशेष की उत्पादक शक्ति मतलब प्रोडक्टिव फोर्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार उत्पादक शक्ति इक्वल मनुष्य प्लस उत्पादन के उपकरण प्लस उत्पादन अनुभव व श्रम कौशल। यह सच है कि उत्पादन क्रिया मनुष्य करता है, परंतु यह सच है कि काम को करने एक दूसरे से अलग अलग रखकर नहीं किया जा सकता है। मनुष्य न केवल एक सामाजिक प्राणी है वरन एक वर्ग प्राणी भी है। इसलिए मनुष्य उत्पादन कार्य आपस में मिलजुल कर समूह के रूप में करते हैं। उत्पादन क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि लोग आपस में सहयोग करें। इस प्रकार उत्पादन क्रिया के दौरान एक दूसरे से कुछ निश्चित उत्पादन संबंधों को अपनाते या स्थापित करते हैं। ये आर्थिक संबंध में व्यक्ति की स्वेच्छा पर आधारित नहीं होते, वरन एक समय विशेष में पाई जाने वाली उत्पादक शक्ति के अनुरूप होते हैं। मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। इसी को अधोसंरचना कहा गया है, क्योंकि यही वास्तविक नींव है जिस पर समाज की अधिसंरचना खड़ी होती है। अधिसंरचना के अंतर्गत समाजी जीवन के अन्य पक्ष जैसे राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, वैधानिक, सांस्कृतिक आदि आते हैं। मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना के अनुरूप ही अधिसंरचना की प्रकृति निश्चित होती है। समाज के विकास का इतिहास वास्तव में प्रणाली के विकास का इतिहास है। इस प्रकार समाजी परिवर्तन का इतिहास वास्तव में समाज की अधोसंरचना में परिवर्तन का इतिहास है।
अधोसंरचना इक्वल आर्थिक संरचना इक्वल उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन इक्वल उत्पादन के साधन प्लस मीन ऑफ प्रोडक्शन प्लस उत्पादक शक्ति प्रोडक्टिव पावर प्लस उत्पादन संबंध मतलब प्रोडक्शन रिलेशन। लुडविग गम्पलोविच के विचार एक ऐसे समाजशास्त्री थे जो डार्विन और स्पेंसर की योग्यता के उत्तरजीव था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के विचार में कुछ ज्यादा ही विश्वास करते थे। गम्पलोविच ने कहा कि मनुष्य अक्सर झुंडों व गिरोहों में रहा करता है और गिरोहों का मुख्य आधार धर्म, भाषा, पेशा, रहन सहन, स्वार्थ की समानता थी। मार्क्स की तरह गम्पोविक्स समाज में आदि से अंत तक संघर्ष को देखा है। इस प्रकार गम्पोविक्स के इस विचार में समूह संघर्ष की बात आती है। गम्पोलोविक्स का समूह से तात्पर्य प्रजातीय समूह से है या समुदाय से था, किसी और प्रकार के सामाजिक समूहों से नहीं। रॉल्फ डेनेडॉफ के विचार डेनेडॉफ ने अपनी पुस्तक क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1859 में कहा कि डेनेडॉफ समाज का आधार शक्ति को मानते हैं। समाज का शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाता रहता है या लोगों को सामाजिक नियमों व कानूनों में बांधकर समाज में अनुरूपता और एकमतता पैदा करता है। अर्थात समाज में एकरूपता एवं एकमतता स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होता बल्कि उत्पीड़न से पैदा होता है। डेनेडॉफ के अनुसार शक्ति और सत्ता प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता है। इसके अभाव में हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर सत्ता का बंटवारा समाज के लोगों के बीच समान रूप से कभी नहीं होता है। सत्ता का वितरण हमेशा असंतुलित ढंग से होता है। चूंकि हर कोई सत्ता का अधिक से अधिक हथियाना चाहता है, इसलिए समाज में संघर्ष होता रहता है। डेनेडॉफ के अनुसार हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज छुपा हुआ है, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया को चलायमान रखती है। मार्क्स के आर्थिक संरचना की जगह डेनेडॉफ ने सत्ता संरचना की चर्चा की। सत्ता संरचना में दो हिस्से होता है, एक होता है डोमिनेशन मतलब शासन, दूसरा होता है दमन सब्जेक्शन। सत्ता संबंध के अंतर्गत शासक वर्ग शासित वर्ग के व्यवहारों को आदेश, चेतावनी और निषेधों के द्वारा नियंत्रित करते हैं। जब शासक वर्ग सत्ता का काफी दुरुपयोग करता है तो संघर्ष की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। चूंकि मनुष्य के विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति सत्ता पर आधारित है, इसलिए सत्ता के लिए संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकते। सत्ता का समाज में समान बंटवारा कभी भी संभव नहीं है। डेनेडॉफ ने मार्क्स की इस बात की आलोचना करते हुए परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष आवश्यक माना। आपके शब्दों में वर्तमान समय निगम पूंजीवाद मतलब कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म का है, इसमें कोई व्यक्ति पूंजीवादी नहीं है। दूसरी तरफ मार्क्स का सर्वहारा छिन्न भिन्न हो गया, उनमें भी परिवर्तन हो गया। अब कुशल स्किल्ड, अर्धकुशल, सेमी स्किल्ड और अकुशल अनस्किल्ड में बदल गया। उसमें ना तो वर्ग चेतना का निर्माण और ना ही वर्ग एकता उत्पन्न होगी। वर्ग चेतना व वर्ग एकता के अभाव में वर्ग संघर्ष संभव नहीं है। डेनेडॉफ का कहना है कि शक्ति संघर्ष का चिर स्थायी स्रोत है, अतः हमेशा शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। शक्तिशाली हमेशा शक्तिहीन को दबाए रखता है और निर्बल व्यक्ति अपने उत्पीड़क के भय से सबल के आदेशों का पालन करते हैं। डेनेडॉफ के इस विचार को उत्पीड़न का सिद्धांत मतलब कोएर्शन थ्योरी कहते हैं। लेविस ए कोजर का विचार है कि कोजर को रॉल्फ टर्नर ने संघर्ष मूलक प्रकारवादी मतलब कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिस्ट कहा है। कोजर ने संघर्ष संबंधी अपना विचार अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्त किया है। कोजर ने संघर्ष के प्रक्रियात्मक पक्ष पर जोर दिया है। उनका कहना है कि लोगों की यह धारणा गलत है कि सामाजिक संघर्ष से केवल विघटनात्मक परिणाम ही उत्पन्न होते हैं। वास्तव में सामाजिक संघर्ष का संगठनात्मक प्रकार कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कोजर के अनुसार संघर्ष से दो प्रकार के संभावित परिणाम उत्पन्न होते हैं, एक तो संगठनात्मक परिणाम, दूसरा विघटनात्मक परिणाम। सामाजिक संघर्ष से संगठनात्मक परिणाम उस अवस्था में नजर आते हैं
जबकि संघर्ष कर रहे विरोधी पक्षों को समान आस्था समाज के कुछ आधारभूत मूल्यों में होती है। उदाहरणार्थ, लोकतंत्र के कुछ आधारभूत मूल्यों के आधार पर ही शासक दल और विरोधी दल संसद या विधानसभा के अंदर व बाहर एक दूसरे से टकराते हैं, बैलेट बॉक्स की लड़ाई लड़ते हैं, परंतु इस प्रकार के टकराव या संघर्ष से हानि के स्थान पर लाभ ही होता है, क्योंकि टकराव व आलोचना के माध्यम से दोनों ही पक्षों को अपनी कमियां मालूम हो जाती है और वे उन्हें दूर करके ऐसे कार्य को करने का प्रयास करते हैं जिनसे अधिकाधिक लोकहित संभव हो। इसके विपरीत सामाजिक संघर्ष के विघटनात्मक परिणाम उस अवस्था में उत्पन्न होते हैं जबकि संघर्ष कर रहे विरोधी पक्षों की कोई आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों में नहीं होती है। वे एक दूसरे को मिटा देने का हर संभव प्रयास करते हैं। दो सेनाओं के बीच युद्ध या संप्रदायों के बीच दंगा फसाद विघटनात्मक परिणामों को उत्पन्न करने वाले संघर्ष हैं, जिनके कारण समाज में जान माल की अत्यधिक हानि तो होती है, साथ ही समाज में ईर्ष्या, कटुता, अव्यवस्था, अराजकता एवं अशांति भी फैलती है। कोजर के मतानुसार अगर संघर्ष के इन अकार्यों को निकाल दिया जाए तो संघर्ष समाज के लिए हितकर ही होता है। कोजर ने दो प्रकार के संघर्षों में भेद किया, यथार्थवादी रियलिस्टिक तथा अयथार्थवादी नॉन रियलिस्टिक। वे संघर्ष जो कि कतिपय लक्ष्यों के आधार पर कुछ परिणामों के प्राप्त करने के अनुमानों से उत्पन्न अथवा विफल हुए लक्ष्यों की पुनः प्राप्त करने की ओर निर्देशित होते हैं, उन्हें यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। ऐसे संघर्ष यथार्थवादी इस अर्थ में होते हैं कि इनमें संघर्ष करने वाले पक्षों के सामने कुछ यथार्थ लक्ष्य होता है और वे ठोस परिणामों की प्राप्ति के लिए ही आपस में टकराते हैं। इसके विपरीत अयथार्थवादी संघर्ष ना तो लक्ष्य स्पष्ट होता है, ना ही किन्हीं विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है। ऐसे संघर्ष में लक्ष्य या परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता है। इनमें तो आक्रमण एवं विरोधी पक्ष पर कार्य किया जाता है, हमें कुछ मिले या ना मिले, विरोधी पक्ष का नुकसान पहुंचे। जब इस प्रकार का मनोभाव लेकर संघर्ष किया जाता है तो यह अयथार्थवादी संघर्ष ही कहलाता है, क्योंकि यह यथार्थता से दूर होता है। अयथार्थवादी संघर्ष का बड़ा अच्छा उदाहरण भारत के विरोधी दल प्रस्तुत करते हैं। इस देश की राजनीतिक विरोधी पार्टियां एकजुट होकर शासक दल को चुनाव में पराजित करने के यथार्थ लक्ष्य को सामने रखकर चुनाव लड़ने के बजाय एक दूसरे के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा करके आपस में ही लड़ मरती हैं। चुनाव लड़ने में उनका मनोभाव कुछ इस तरह का होता है कि मैं जीतूंगा ही नहीं, पर मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा। स्पष्ट है कि अयथार्थवादी संघर्ष में तो केवल मानसिक तनाव को दूर करने हेतु संघर्ष केवल संघर्ष के लिए लक्ष्य विहीन होता है। ओजन ने कहा कि समाज में एक सुरक्षा वॉल, सेफ्टी वॉल का काम करता है। यह संस्थाओं के माध्यम से क्रियाशील रहता है, अर्थात संघर्ष के मामले में संस्थाएं एक तरह से सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करती हैं। इस प्रकार कोजर ने जो संघर्ष सिद्धांत दिया था वह प्रकारवादी था। कोजर का निष्कर्ष है कि सामाजिक संघर्ष को विघटनात्मक बताकर उसे एक कौवे की तरह पेश करना उचित नहीं है। हमारा चैप्टर सामाजिक परिवर्तन का यहीं खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दे और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।